दर्शकों नमस्कार। आज हम केंद्र सरकार के सुशासन के 8 साल पर चर्चा करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आज के अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जैसा कि सेवा, समर्पण और सुशासन के 8 वर्ष को लेकर के पूरे देश में जश्न का माहौल है। लोग केंद्र सरकार के 8 वर्षों की उपलब्धियों को लेकर के जगह जगह पर खुशियां मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हमारे स्टूडियो में भी इस पर चर्चा के लिए 2 मेहमान उपस्थित हुए हैं। दर्शकों, पिछले 5 वर्ष का पहला कार्यकाल और फिर उसके बाद 3 वर्ष का कार्यकाल, लगातार केंद्र सरकार की यह जो 8 वर्ष की उपलब्धियां हैं, जो यह कार्यकाल है वह कैसा है, लोगों की उम्मीदों पर केंद्र सरकार किस प्रकार खरी उतरी है, उसके सेवा कार्य, उसके सेवा भाव, गरीबों को लेकर, किसानों को लेकर, मजदूरों को लेकर, आम लोगों के बीच उसका कैसा परफॉर्मेंस है, उसका कैसा प्रदर्शन है, उसको लेकर हम अपने स्टूडियो में अपने 2 मेहमानों से उस पर सवाल करेंगे, जवाब करेंगे। आइए हम आपका अपने दोनों मेहमानों से परिचय करवाते हैं। दोनों ही मूर्धन्य पत्रकार और साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो श्री शशांक शर्मा जी हमारे बीच मौजूद हैं। शशांक शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ के बहुत अच्छे लेखक हैं और प्राध्यापक भी हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे केंद्र सरकार की 8 साल की उपलब्धियों पर। हमारे दूसरे मेहमान श्री रवि भोई जी हैं। श्री रवि भोई भी छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार हैं और तमाम विषयों के जानकार हैं। बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं। आपका गहन अध्ययन है, न केवल सामरिक मामलों पर, राजनीतिक विश्लेषक भी रहे हैं। हम उनसे भी केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे। तो आइए हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। दर्शकों, आप सब जानते हैं कि पिछले 8 वर्षों में केंद्र सरकार ने किन किन उपलब्धियों को हासिल किया, आप लोगों के द्वार पहुंची। सबसे पहला सवाल रवि भोई जी से कि भोई जी, केंद्र सरकार के अगर हम पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल पर एक विहंगम दृष्टिपात करें तो आप क्या देखते हैं? देखिए, इन 8 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकार आई केंद्र में, वो कई बदलाव देश में किए। चाहे वो किसानों के मुद्दे पे हो, आम लोगों के मुद्दे पे हो, या ओवरऑल करें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर, तो कई सारे बदलाव हैं और एक नयापन लोगों को लगा। देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम लोगों को जन धन योजना के माध्यम से जो बैंकिंग सेक्टर से जोड़ा, वो सबसे यूनिक था। एक नोटबंदी की बात करें, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि नोटबंदी किस तरह से होगा, और एक अचानक से फैसला किया और एक जो उन्होंने अटैक कर एक आक्रामक पॉलिसी अपना के केंद्र सरकार ने ये नीतियां अपनाई, और जिसका लोगों के दिमाग पे या समाज पे एकदम असर पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की एक छवि बनी कि ये बहुत ही काम करने वाली सरकार है, आक्रामक सरकार है और एक दिशा देने वाली सरकार है, जो दिशा तय करने वाली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करें इस सरकार की, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो छवि एक मजबूत भारत की छवि बनी है। और ये चाहे वो अफगानिस्तान के मामले पे हो, यमन के मामले पे हो, या अभी हाल ही में रसिया और यूक्रेन में जो युद्ध हुआ और वहाँ से हजारों बच्चों को निकालने का काम किया, हमने बता दिया कि भारत एक सशक्त राष्ट्र है और इस राष्ट्र की बात विश्व में सुनी जाती है। तो ओवरऑल देखें तो इन 8 सालों में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत छवि हुई है और एक भारत की एक अलग पहचान बनी है।
और राष्ट्रीय स्तर पर देखें कि कई चीजें जहां पे अंतर्राष्ट्रीय नक्सलवाद का मुद्दा हो या आतंकवाद का मुद्दा हो, हम कश्मीर की बात करें, धारा 370 वहां खत्म करने का साहस इस सरकार ने किया और हम बात करते रहे हैं, लेकिन इस सरकार ने वो करके दिखाया, जो कहा वो करके दिखाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमने जो कश्मीर में आतंकवाद की जड़ें थी उसको मिटाने के लिए काम किया और आतंकवादियों को भारत से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ा। अब ये बात नहीं रही, चाहे ऑपरेशन आउटलुक चलाया वहां पे और हमने कहा कि हम आतंकवादियों को ठिकाने लगाएंगे, तो हमारे सेना के जवानों ने कश्मीर में आतंकवादियों को, चाहे हमारे एक जवान को शहीद किया, आम नागरिकों को शहीद किया, उसके बदले हमने 4 आतंकवादियों को वहां मार गिराया। तो एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर बात करें या सामाजिक कल्याण की बात करें, किसानों के मुद्दे पे बात करें, तो ओवरऑल इस सरकार ने 8 साल में एक अलग पहचान, एक अलग छवि बनाई है। बहुत आपने अच्छी बताया कि सरकार ने अलग पहचान और अलग छवि बनाई भोई जी। लेकिन शशांक जी, हम आपके पास आते हैं कि भोई जी ने एक बहुत विहंगम दृष्टि डाली और सरकार के बारे में बताया कि अलग हटकर काम किया। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि पिछली सरकारों से, आज़ादी के बाद इतनी सरकारें आई हैं, उसके बाद हम अगर इस 8 साल के कार्यकाल को देखते हैं तो अलग हटकर इस सरकार ने ऐसे कौन से काम किए जिससे हम कह सकें कि नहीं, यह लोक कल्याणकारी सरकार है, लोगों के बीच जाकर इसने काम किया। भोई जी की बातों को अगर हम आगे बढ़ाएं तो पिछली सरकारों से हटकर इस सरकार ने क्या काम किया, इस पर आपका क्या फोकस रहेगा? शिवराज जी, ये सवाल ऐसा है कि देखिए, जितनी भी सरकारें आई हैं, हर सरकार की अपनी दृष्टि होती है जी। और उनकी पार्टी के अपनी प्राथमिकताएं होती हैं, उस आधार पर काम करती हैं। स्वतंत्र भारत में जब सरकारें शुरू हुई तो उन लोगों ने अपने हिसाब से काम किया, लेकिन भारत के राजनीतिक फलक पर थोड़ी दृष्टि डालेंगे तो आप देखेंगे 1990 से लेकर 2014 तक की जो स्थिति बनी भारत में, उसमें भारत के आंतरिक और बाह्य चुनौतियां बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आई। सही है। बहुत सारी समस्याएं उभर कर सामने आई और इन समस्याओं के समाधान करने का साहस जुटाना किसी सरकार में इसलिए संभव नहीं था क्योंकि सरकारें जो हैं वो गठबंधन की थी, मिली जुली होती थी। तो एक पूरी ताकत के साथ निर्णय लेना, उसको कठोरता से लागू करना, ये जो मिसिंग लिंक था भारत के अंदर में 1990 के बाद जो था, उसके कारण हुआ था कि समस्याओं का अंबार लग गया था भारत में। इतनी चुनौतियां आंतरिक और बाह्य हमारे सामने खड़ी हो गई थी, जिनसे निपटना अगर तत्काल हम लोगों ने इसके प्रयास नहीं किए होते तो भारत के सामने कई तरह की और समस्याएं पैदा हो सकती हैं। आपके सवाल का जो पहला जो बिंदु है, मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि यह पूर्ण बहुमत से जो सरकार आई 2014 में, उसके बाद हमने उन सारी समस्याओं को जो पिछले 20-25 वर्षों में खड़ी हो गई थी, उनका हमने समाधान खोजना शुरू किया। और इस बात की हमको खुशी होनी चाहिए कि हम इन 8 वर्षों में अनेक समस्याओं का हमने समाधान किया है। आज भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, उससे हम निपट रहे हैं, यानी यह समस्या की का समाधान करने वाली सरकार के रूप में हम इसको देखना चाहिए। दूसरी बात इसमें यह है कि अगर आप 8 वर्षों में पिछली सरकारों से अलग कैसे कहेंगे, तो पिछली सरकारों से एक तो पूर्ण बहुमत की सरकार, दूसरी सोच अलग है। भारत के अंदर में जितनी भी सरकारें आई हैं उनमें आप देखेंगे कि जो पहले से चली आ रही परिपाटी है उसी को आगे बढ़ाने का चलता रहा। हालांकि बीच में बहुत व्यापक परिवर्तन भी हुए, चाहे वो 1980 में हुए हो या 1991 में हुए हो, लेकिन 91 के बाद 2014 तक जो यथास्थिति बनी हुई थी उसको तोड़कर तो आप भ्रष्टाचार मुक्त, जो सबसे बड़ा मुद्दा भारत का था, भ्रष्टाचार पर अटैक करना, उस पर प्रहार करना, बहुत अच्छा, ये मुझे लगता है बहुत बड़ा काम है। और इसीलिए आज 8 वर्ष में सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के एक भी आरोप नहीं लगे। आरोप लगने की बात क्या है, उस पर आजकल कोई चर्चा भी नहीं होती। जो नोटबंदी के बाद रवि भाई ने कही, नोटबंदी का आदमी अलग अलग मूल्यांकन करता है। आज भी विपक्ष कहता है कि नोटबंदी का फायदा नहीं हुआ, नुकसान हुआ। देखिए, फायदे की बात नहीं है। नोटबंदी से एक संदेश गया, एक कड़ा संदेश गया कि सरकार नोटबंदी जैसे भी कदम उठा सकती है भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। तो भ्रष्टाचारियों के मन में ये डर, भय पैदा करना जरूरी था कि सरकार चुपचाप बैठे, भ्रष्टाचार पर व्याख्यान देने वाली सरकार नहीं है। भ्रष्टाचार पर किसी भी हद तक जाकर कार्रवाई करने वाली सरकार है, चाहे वो स्विस बैंक के अकाउंट से उसका खुलासा करना,
उसके अकाउंट के बारे में पता लगाना हो, चाहे हम नोटबंदी करें, ये जीएसटी की बात जो हम करते हैं, मैं इस सरकार की जो सबसे बड़ी उपलब्धि मानता हूँ शिवनाथ जी, वो ये मानता हूँ कि जीएसटी को लागू करना, ये आने वाला भविष्य जब इतिहास लिखा जाएगा तो इस सरकार की सबसे बड़ी 3-5 उपलब्धियों में से जीएसटी को सफलतापूर्वक लागू करना। आप देखिए, छोटे छोटे व्यापारियों के द्वारा हो, चाहे बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा हो, चाहे आम आदमी, इस पर मुद्रा लोन भी छोटे व्यापारियों के लिए लाया है ना सरकार ने। देखिए, वो तो ऐसा है कि वो विकास के लिए है। अच्छा, कि हम रोजगार के अवसर बढ़ाने हैं तो बड़े बड़े उद्योग लगाने से काम नहीं चलेगा। अच्छा, हर विद्यार्थी जो कॉलेज से पढ़कर बेरोजगार निकल रहा है, वो केवल नौकरी की मांग करेगा तो रोजगार की जो अवसर नहीं मिलेंगे, बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होगी। तो हर छात्र को जो पढ़कर निकल रहा है, जिसके अंदर में जरा भी कौशल है, जो पहले से छोटे मोटे काम कर रहे हैं, इनको आर्थिक रूप से सक्षम करके रोजगार के अवसर, आर्थिक उन्नति के अवसर उनको देना, और उसको एम्प्लॉयर नहीं, उसको एम्प्लॉय नहीं, एम्प्लॉयर बनना है। यानी उसको रोजगार नहीं चाहिए, उसको नौकरी नहीं चाहिए, उसको नौकरी देने वाला बनना तो है। ये मुद्रा लोन, तो ये मुद्रा लोन की व्यवस्था अलग है। अच्छा, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ वो जीएसटी में जो कर वंचन नहीं, अपन मुद्रा लोन पे ही अभी चलें कि मुद्रा लोन किस रूप में लाभदायक है छात्रों के लिए जो आप बता रहे थे। देखिए, मुद्रा लोन में ऐसा है कि इसमें 3 इसके हैं, एक पीएम फ्लेक्स की बहुत अच्छी योजना है जी जी। तो ये इसमें 3 अलग अलग स्तर हैं, उसमें 10 लाख तक के लोन से लेके 10 करोड़ तक तो का मुद्रा लोन मिलता पर है। थोड़ा हम देखते हैं, शशांक जी बता रहे हैं मुद्रा लोन के बारे में, उस पर उसकी विशेषताएं हम चाहेंगे कि दिखाया जाए दर्शकों को हमारे। कंप्यूटर का वर्क एवं प्रिंटिंग का कार्य व्यवसाय करता हूँ। इस व्यवसाय में मैं एवं मेरे पिता दोनों साथ में काम करते हैं। लोन के माध्यम से मैंने एक लैपटॉप, एक डेस्कटॉप, 2 ब्लैक एंड वाइट फोटोकॉपी मशीन, एक कलर फोटोकॉपी मशीन और एक प्रिंटिंग मशीन खरीदा है। लोन लेने के बाद मेरा व्यवसाय बहुत अच्छे से चल रहा है और मुद्रा लोन सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। 4,89,000 रुपये का लोन लिया, जिससे उन्होंने नई मशीनरी फोटोकॉपियर्स की खरीदी और उनका काम भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है। लोन दोनों का बहुत अच्छा चल रहा है और व्यापार भी बहुत अच्छा चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत बहुत सारे लोन लिए हैं, जिसमें शुरू में 10,000 रुपये के लोन दिए गए और उसके अच्छी तरह रिपेमेंट होने के बाद उनको 20,000 रुपये भी दिए गए हैं, जिसमें से अरविंद ध्रुव, रेवती बाई नाग जैसी लेडीज़ भी हैं जो उन्होंने इस योजना का फ़ायदा उठाया और अपनी आजीविका इसके माध्यम से चला रहे हैं। अंतागढ़ SBI से मुद्रा लोन लिया 1,60,000 रुपये, और पहले मेरा ओनली टेलर का ही दुकान चलता था। अब टेलर की दुकान के साथ साथ मैंने कपड़े का बिजनेस चालू किया, जिसमें मेरा पूरा मेंस वेयर का दुकान है, प्लस सिलाई भी है और अच्छा खासा भी मेरा मार्केट ठीक ठाक चल ही रहा है। और मेरे साथ अभी मैं 2 वर्कर रखा हूँ काम करने के लिए, जिनका भी परिवार अभी खुशहाल है, उन लोग भी अच्छा कमाई कर रहे हैं। इस योजना के तहत मेरे को रोज़गार मिला तो मिला, साथ साथ मेरे 2 वर्कर लोग भी अच्छे खासे रोज़गार कर रहे हैं साथ में, जिनका भी परिवार अच्छा खासा चल रहा है ठीक ठाक। मैं काम क्या तलाश में ढूंढ रहा था, भैया राजेंद्र भैया यहाँ देखा तो उन्होंने स्टेट बैंक से मुद्रा लोन लिए हैं, जिससे उनका दुकान बढ़ गया है और मुझे काम दिए और मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मुझे ना इनकम अच्छा हो रहा है, ताकि मेरा लाइफ भी अच्छा चल रहा है, मेरी फैमिली भी ठीक ठाक है। आपने देखा दर्शकों, आपने देखा मुद्रा लोन की क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसा कि हमारे मेहमान शशांक जी ने मुद्रा लोन के बारे में बताया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और रवि भोई जी आपके पास आते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश राज्यों का संघ है और इसका एक विराट फलक है पूरी दुनिया में। हम अगर भारत के राज्य सरकारों से अपना कोऑर्डिनेशन बनाकर देश के विकास की बात करते हैं तो हम बाह्य क्षेत्र में भी दुनिया से अपना तालमेल बिठाते हैं। और भारत को हर दिन अंतर्राष्ट्रीय जगत से दो चार होना पड़ता है।
तो हम अगर इन 8 वर्षों में देखें तो आंतरिक स्थितियों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की कैसी छवि बनाई गई और कैसी छवि बनी है? देखिए 2014 से पहले ये कहा जाता रहा है कि भारत की जो पकड़ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे होनी चाहिए वैसी पकड़ नहीं रही। लेकिन जब से केंद्र सरकार नई सरकार आई, मोदी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चाहे अमेरिका हो चाहे रसिया हो, रसिया तो हमारा हमेशा से पार्टनर रहा है, लेकिन चीन की भी बात करें तो प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जी हर जगह गए, अमेरिका भी गए, रूस भी गए, चीन गए। चीन हमारा हमेशा से उनसे विवाद रहा है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री गए, चीनी राष्ट्रपति भारत आए और हर देश से हमने एक परस्पर तालमेल की बात करने की कोशिश की और हम हर पड़ोसियों से बात की। देखिए आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी ने पहली बार 26 मई 1994 को शपथ ली, 2014 को शपथ ली थी, तब उस समय जो बिम्स्टेक देश है उनके मुखिया आए थे, ये पहली बार ऐसा हुआ। तो निश्चित तौर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात करेंगे तो भारत की एक नई छवि बनी है और जो बड़े बड़े विकासशील देश हैं वो भी भारत को जो नज़रिया है वो बदला है और एक विकासशील राष्ट्र के रूप में, एक बढ़ते हुए राष्ट्र के और एक बड़े बाजार के रूप में और एक सशक्त आंतरिक रूप से आर्थिक दृष्टि से भी सशक्त भारत के रूप में उन्होंने देखा और उसको उतना ही महत्व दिया। और आज की तारीख में देखिए हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं, चाहे राफेल की बात करें या दूसरे की बात करें, तो बहुत हमारे पास शक्तिशाली हथियार हैं जिसके चलते कोई भी देश आज भारत की तरफ से भारत को आंख दिखाने की स्थिति में नहीं है। हाँ रवि जी, आपने बड़ा जो वाह्य जगत का एक खाका खींचा। शशांक जी, आपने भी सुना कि भारत बाह्य रूप से कितना मजबूत है। अगर हम भारत के आंतरिक स्थितियों को देखें, आंतरिक स्थितियां मतलब अगर हम एक विराट फलक पर देखें, एजुकेशन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, कृषि है और भी अनेक इस प्रकार के जो मामले हैं जिस पर भारत सरकार सीधे सीधे सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, तो इस पर भारत सरकार पिछले 8 वर्षों में कहाँ तक गई, उसके क्या क्या कार्यक्रम तैयार हुए और वो उन कार्यक्रमों को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए शिवनाथ जी, जैसे मैं पहले इस बात पर का जिक्र कर रहा था कि ये सरकार के अंदर में समाधान है, समस्याएं इतनी इनको मिली विरासत में, उनका समाधान तो वो सभी क्षेत्र में समस्याएं थी। आप देखिए शिक्षा के क्षेत्र में भारत के अंदर में जो बेरोजगारी दर है वो 2002-03 हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि जो हमने आर्थिक उदारीकरण और जो वैश्वीकरण की नीति 1991 में अपनाई, उससे बड़े बड़े उद्योग तो लगे, मेगा सेक्टर लगे और जिसको बोलते हैं ना क्रॉनिक कैपिटलिज्म की जो आवक हुई भारत में, उससे आर्थिक विकास भले ही हुआ हो लेकिन रोजगार के अवसर उतने नहीं बढ़े। तो शिक्षा के क्षेत्र में पिछले सरकारों तक में तो वो एक समस्या के रूप में इस सरकार को वो समस्या मिली विरासत में, उस विरासत में। तो उसका समाधान क्या हो सकता है? उसका समाधान ऐसा नहीं है कि इसी सरकार ने किया, पिछली सरकारों ने भी किया, लेकिन जिस दृढ़ता के साथ उसको लागू किया, जिसमें अभी मुद्रा लोन की जो आप बात कर रहे थे, इसी तरह जो कौशल उन्नयन की बातें हैं। देखिए भारत में जब तक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा नहीं होगा तब तक हमारे युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। भारत की एक समस्या ये रही कि हमने 1991 के बाद हमने अपना मैन्युफैक्चरिंग, जो हमारा जो प्रोडक्शन सेंटर है, उसको नहीं बढ़ाया। हुआ ये कि हमारा जो सर्विस सेक्टर है, सेवा के क्षेत्र बढ़े और सेवा के क्षेत्र रोजगार के सबसे बड़े अवसर क्रिएट किया। लेकिन पिछले 5-6 वर्षों में सेवा के क्षेत्र में जो टेक्नोलॉजी आई है, तकनीकी कारणों से सेवा के क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए, जिसके कारण बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। तो इस सरकार ने पिछले 8 वर्षों से लगातार युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, स्थानीय जो उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, जो आत्मनिर्भर भारत का जो नारा है वो महज नारा नहीं है शिवनाथ जी। आप देखेंगे कि जो रवि भाई ने जो बात की कि सामरिक जो उत्पादन है, अभी तक हम ऐसा होता था कि पूरे विदेश पर निर्भर हुआ करते थे कि हम कहीं से राफेल ले रहे हैं, कहीं से जगुआर ले रहे हैं, कहीं से मिग ले रहे हैं, कहीं से सुखोई ले रहे हैं।
अब ऐसे उपकरण जिनको भारत में ही बनाया जा सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है तो भारत से कहीं टेक्नोलॉजी लेकर आए, तो ऐसे सुरक्षा के उपकरणों का निर्माण भारत में शुरू हो रहा है। विदेशी कंपनियों को कहा गया है कि भाई हम आपसे उपकरण, हम हथियार नहीं खरीदेंगे, आप भारत में हथियार बनाइए। तो भारत आने वाले समय में एक हथियार उत्पादन का हब बनने वाला है, जहां से पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होगा। नहीं, अपन एजुकेशन पे बात कर रहे थे। एजुकेशन के मामले में भारत कहाँ, जो पहले शिक्षा की दर थी और आज की शिक्षा के दर में, पहले स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी, आज स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला किसी भी देश के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। तो इस पर आप बहुत अच्छी आपने बात बताया कि बेरोजगारी विरासत में मिली, सरकार ने उस पर बहुत अच्छा काम किया। एजुकेशन पर भी आपने कहा, स्वास्थ्य के दिशा में देश कहाँ है? नहीं, मैं एजुकेशन में इस बात को भी जोड़ देता हूँ कि 1986 में कोठारी कमीशन आखिरी कमीशन थी शिक्षा के ऊपर में सुधार लाने के लिए। मैंने आपको कहा ना कि 91 के बाद सरकारें यथास्थितिवाद में रही। दुनिया इतनी आगे बढ़ गई, उदारीकरण की नीति आ गई, लेकिन हमारी शिक्षा नीति वहीं वहीं रही। इस सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लाई है, उस नई शिक्षा नीति को बहुत गौर से देखिए तो महात्मा गांधी ने 1937 के वर्धा में जो नई तालीम व्यवस्था लाई थी, जो भारतीय आधार पर जो शिक्षा नीति है, ग्राम स्वराज में उसका उल्लेख है। तो उस शिक्षा नीति को लाई है, उसका उल्लेख वही है जो मैं आपसे कह रहा था कि कौशल उन्नयन, छोटे छोटे काम करके अपने पैरों पर खड़ा करना, कुटीर उद्योग। तो मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति भारत की दृष्टि से बेरोजगारी को दूर करने वाली, भारत के युवाओं को, शिक्षार्थियों को अपने पैरों पर खड़ा करने वाली। स्वास्थ्य की दिशा में आयुष्मान भारत को भी अगर अपन बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा था कि जब आप स्वास्थ्य की बात करते हैं तो स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत की जो योजना है कि 5 लाख तक के जो बीमा है आपका, और आप किसी भी अस्पताल में जाइए, चाहे वो निजी हो या शासकीय हो, आप जाइए, 5 लाख तक के, इसको हम अमेरिका में कहते हैं, उनकी जो हेल्थ पॉलिसी बराक ओबामा ने लाई थी। 5 लाख रुपए का बीमा सभी के लिए, सबके लिए। अच्छा, जो उसके लिए, जिसके पास भी राशन कार्ड है, जिसके पास आधार कार्ड है, कोई भी जाकर किसी भी चॉइस सेंटर से वो आयुष्मान कार्ड बनवा सकता है। अच्छा। और 5 लाख रुपए तक साल में वो अपने परिवार के लिए, अपने लिए, कोई भी कितना भी जटिल रोग है उसका इलाज करवा सकता है। तो ये जो अभी तक निर्भरता थी केवल शासकीय अस्पतालों में ही आप इलाज करवा सकते हैं, एक तो वो है। अच्छा। दूसरी बात जो है, केंद्रीय स्वास्थ्य अधोसंरचना का जो विकास हुआ है, आप देखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के समय में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स की स्थापना दिल्ली से बाहर शुरू हुई। आज कोई राज्य ऐसा नहीं है, बल्कि कुछ राज्यों में तो 2-2 एम्स की स्थापना हो गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही रायपुर में जो एम्स की स्थापना हुई है, वो इतना विराट, इतना विहंगम है कि कोई ऐसा रोग नहीं है जो बहुत सस्ते में सुलभ तरीके से एक्सपर्ट के द्वारा आपका इलाज नहीं होता। तो राष्ट्र, देखिए, वैसे भी स्वास्थ्य और शिक्षा जो है वो संवैधानिक दृष्टि से देखेंगे तो वो राज्य के विषय हैं। केंद्र सरकार नियम, नीति, कानून बना के उनके स्थिति में जो है उसके आधार पर अधोसंरचना या बजट दे सकती है। उस दृष्टि से भी देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर भी चाहे मेडिकल कॉलेजों की स्थापना है, मुझे लगता है कि पिछले 8 वर्षों में कम से कम 30% मेडिकल कॉलेजों की वृद्धि हुई है। छत्तीसगढ़ में भी, कांकेर में और अनेक जगहों बिल्कुल हुई है। तो उससे क्या होगा, आपको चिकित्सक मिलेंगे। देखिए, आप कितने भी बड़े अधोसंरचना बना लीजिए, अगर आपको चिकित्सक नहीं मिलेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मूलभूत समस्याओं पर विचार करना, स्वास्थ्य की बुनियादी। आपने जो आयुष्मान भारत की बात कही वो मुझे बड़े, कि 5 लाख का बीमा और लोगों को, तो आइए दर्शकों, शशांक जी ने जो आयुष्मान भारत पर बड़ा अच्छा फोकस किया कि 5 लाख रुपए तक का बीमा है, लोग इससे सिक्योर हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। तो हम चाहेंगे स्टूडियो में कि दिखाएं आयुष्मान भारत आखिर किस प्रकार की जनोन्मुखी योजना है। मेरा डिलीवरी का केस था। पहले हमको जिला अस्पताल जाना पड़ता था, जो कि थोड़ा दूर पड़ता है, जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी। और यहाँ मेरा डिलीवरी शंकरपुर हॉस्पिटल में हुआ है, जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत अच्छे से और अच्छे सहूलियत से हो गया। पहले ट्रीटमेंट के लिए और किसी प्रकार बीमारी समस्या आने पर बहुत दूर हम लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता था, जिससे वाहन की सुविधा नहीं होने पर भी दिक्कत होती थी और पैसे भी खर्च होते थे, प्लस समय भी लगता था।
लेकिन यहाँ ये यूपीएससी शंकरपुर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत योजना के तहत ये हॉस्पिटल चलाया जा रहा है, जिससे हमें सभी प्रकार की सुविधा यहाँ आसानी से उपलब्ध हो जाती है और समय पर ट्रीटमेंट हो जाता है, जिससे हमें बहुत सी सुविधा मिल रही है। मैं इससे पहले जिला हॉस्पिटल में केस ले जाती थी तो बहुत दूर पड़ता था और बहुत दिक्कतें आती थी और लंबी लाइन भी रहती थी, वहाँ काउंटर भी अच्छा से नहीं रहता था। जब से आयुष्मान भारत योजना के तहत पता चला है तो हमको बहुत अच्छा लाभ मिलता है और हर गर्भवती को शंकरपुर हॉस्पिटल में लेके आते हैं और इसके तहत आयुष्मान भारत योजना के तहत बहुत अच्छा इलाज होता है। तो दर्शकों, आपने आयुष्मान भारत की विशेषताओं को देखा और किस प्रकार लोग आयुष्मान भारत से लाभान्वित हो रहे हैं। शशांक जी की बातों को अब हम आगे बढ़ाते हैं। हम आंतरिक सुरक्षा पर बात कर रहे थे कि भारत के बाह्य सुरक्षा के साथ साथ आंतरिक सुरक्षा कैसी है, राज्य सरकारों के साथ मिलकर भारत का तालमेल किस प्रकार का है। तो सामरिक मामलों के जानकार भी हैं रवि भोई जी और अनेक विश्लेषण आपके आते रहे हैं। तो रवि भोई जी, अगर हम आंतरिक मामलों में देखें तो विशेष करके सिक्योरिटी को लेकर के, जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, नागालैंड के उधर पूर्वोत्तर के राज्यों को देख लीजिए, म्यांमार से जो उग्रवाद बढ़ रहा था, माओवाद को देख लीजिए, तमाम तरह के जो आतंकवादी गतिविधियों को देख लीजिए। माने देश की जो आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा है उसको लेकर के जो भारत की समग्र नीति होनी चाहिए, उसको लेकर केंद्र सरकार के कार्यों से, केंद्र सरकार ने जो स्ट्रेटेजी ली है पिछले 8 वर्षों में, पिछले 5 वर्ष और अभी के 3 वर्ष में, उसे आप किस रूप में रेखांकित करेंगे? देखिए शिवनाथ जी, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, चाहे नक्सलवाद की बात करें, हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो हम नक्सलवाद को करीब से देखते हैं, और चाहे नागा उग्रवादियों की बात हो या फिर और इंटरनल प्रॉब्लम हो, चाहे कश्मीर में बात हो, तो उन सब मामलों को भारत सरकार ने राज्यों के साथ मिल के एक टेकअप किया। सभी राज्यों से तालमेल बनाया, समय समय पर बैठकें की, उनको संसाधन उपलब्ध कराए, धन की कोई कमी नहीं होने दी। तो निश्चित तौर से इसका असर आंतरिक सुरक्षा पर पड़ा। और आज आप देखेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करता हूं मैं, कि जो नक्सलवाद आज से 8 साल पहले बहुत ज़्यादा था, आम लोगों जनधन की हानि होती थी, नक्सलवाद की जड़ें गहरी हो रही थी, तो निश्चित तौर से उस पर लगाम लगा है। और हमारे छत्तीसगढ़ में तो काफ़ी बटालियन, जितनी ज़रूरत है, बीएसएफ सीआरपीएफ के लोग तैनात किए गए हैं। और सबसे बड़ी बात इस सरकार ने किया, नोटबंदी के जरिए जो काला धन आतंकवादियों के पास या नक्सलवादियों के पास जमा था, वो उसको खत्म कर दिया और उससे जो जड़ें थी उनकी वो टूट गई। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ। अब आप कश्मीर की बात करें, देखिए कश्मीर बड़ा आसान था, आज आप कश्मीर में टूरिस्ट जा रहे हैं और वहां घूम रहे हैं, बिना डर के घूम रहे हैं। और एक धारा 370 खत्म होने के साथ एक ये था कि हम पाकिस्तान हमेशा हम पे दबाव बनाए रखता था, तो निश्चित तौर से इससे एक ये संदेश गया कि कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है और जो वहां पे आतंकवादी या उग्रवादी अपनी गतिविधियां चलाते थे उसमें लगाम लगा है। एक बड़ी वहां बात होती थी पत्थरबाजों की कमर तोड़ी। वहां जो बाहर से रिसोर्स आता था, सरकार ने उसको देखा, ध्यान में रखा और उनके जो स्रोत से उनको बंद किया। और आप अभी कुछ दिन पहले एक आतंकवादियों को सजा दिलाई गई है, जिसमें कोर्ट के माध्यम से ही सजा, और उसको एनआईए ने गिरफ्तार किया था। ये इसके पहले उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि कश्मीर से ऐसे एक उग्रवादी को गिरफ्तार करके सजा दिलाई जाएगी। तो इससे कहीं न कहीं आतंकवादियों और जो उग्रवादी हैं उनकी कमर, एक भय का वातावरण पैदा हुआ। आपको याद हो कुछ साल पहले यहाँ संसद पे हमला कर दिया था, आज ये स्थिति पैदा हो गई। किसी भी गुट में या किसी भी संगठन में भारत के भीतर ही या भारत के बाहर आंख दिखाने की ताकत नहीं। शशांक जी, अगर हम रवि जी के बातों को, इनके दृष्टि फलक को देखें तो आप जो भय का वातावरण खत्म किया और इन्होंने बिल्कुल आंतरिक चुनौतियों से निपटने की और जो बात कही है, अगर हम एक दूसरे दृष्टि फलक से देखें तो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके उग्रवाद के, आतंकवाद के, माओवाद को ख़त्म करने के लिए एक बातचीत का रास्ता भी अपनाया
उसने शांति की अपील भी की। आप देखिए पूर्वोत्तर में अपस्पा धीरे धीरे समाप्त किया जा रहा है, जो पुराने कानून थे उसको समाप्त करके लोगों को पटरी पर लाया जा रहा है। ऐसा ही नहीं है कि केवल हम उन्हें मार ही रहे हैं, बल्कि बातचीत के रास्ते पर खुले हमने रखे हैं और मुख्य धारा से जोड़ने के लिए निरंतर राज्य सरकारों से कोऑर्डिनेशन करके केंद्र सरकार काम कर रही है। उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, आप अगर हम आंतरिक सुरक्षा के आलोक में यह बात करें, बिल्कुल आंतरिक सुरक्षा एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरी थी। वन नेशन वन कार्ड को आप ध्यान रखिए, वन नेशन वन कार्ड भी उसमें है। जी, उसमें देखिए, इसमें क्या तकनीक का भी इस्तेमाल हुआ। जो वन नेशन वन कार्ड की जो बात कर रहे हैं वो बेसिकली हमारे ये जो कोरोना का संक्रमण आया उसने एक नई समस्या पैदा की कि जिसके पास राशन का कार्ड है वो जिस राज्य का नागरिक है, जिस नागरिक तो खैर देश का होता है, जिस राज्य का वो मूल निवासी है, जहाँ से उसको वह कार्ड जारी हुआ है, केवल वही उसका उपयोग कर सकता है। लेकिन एक बिहार का जो प्रवासी मजदूर है, जो महाराष्ट्र में आकर अपनी मजदूरी पाता है, अचानक जब वो लॉकडाउन में फंसा और उसको राशन की समस्या हुई तो उसके लिए संभव नहीं था कि वो बिहार से राशन लेकर आए। मुझे लगता है इसने केंद्र सरकार को एक दिशा दी कि हम वन नेशन वन कार्ड क्यों न बनाए। जिसके पास भी राशन कार्ड है वो किसी भी राज्य का है तो भारत का नागरिक, इस दृष्टि से वो किसी भी राज्य में जहां पर भी रहता हो वहां से वो अपना राशन ले सकता है। तो उसका दृष्टिकोण तो वो खाद्य सुरक्षा का भी नागरिक किसी भी राज्य का हो ले सकता है राशन, वो राशन ले सकता है। तो वन नेशन वन कार्ड जो है उसका सिद्धांत वह है। तो अब वो उसके लिए ये नहीं है कि राशन लेने ही वो अपने गांव जा रहा है। वो छत्तीसगढ़ में भी आप देखेंगे, मान लीजिए वो अंबिकापुर का है, रायपुर में आके अपना रोजगार पा रहा है, तो उसको अंबिकापुर के ही किसी राशन की दुकान जो निर्धारित है वहीं से उसको उसका राशन नहीं मिलेगा। वो रायपुर में भी उस कार्ड को दिखाकर केवल वन नेशन वन कार्ड, यानी इंटर स्टेट नहीं है, इंट्रा स्टेट, एक राज्य के भीतर में भी वो किसी भी राशन दुकान से इससे शशांक जी अपने इससे तो सुरक्षा भी मजबूत होगी, यानी जो लोग 2-2 3-3 राशन कार्ड बनवा करके और तमाम ये जो चला करता था अफरा तफरी वो भी बंद होगा। यानी एक साधे सब जाए वाली बात है। शिवनाथ जी, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूँ कि जो जनधन योजना अपने रवि भाई ने जो बताई, उससे जो ये गड़बड़ियां हुआ करती थी, 2-2 3-3 राशन कार्ड बनाकर रखते थे। एक तो सब चीजें अब आजकल आधार से लिंक हो गई हैं, वो सब चीजें मोबाइल से लिंक हो गई हैं, सब कुछ बैंक अकाउंट से जिसको लिंक कर दिया गया है। उसके बाद एक आंकड़ा आया है कि 2014 से लेके मेरे पास 2020 तक के आंकड़े हैं, 1,70,000 करोड़ रुपए जो इन सब्सिडी देने में जो लीकेजेस होते थे, जो अफरा तफरी होती थी, उसकी बचत हुई है केंद्र सरकार की। तो ये जो वन नेशन वन राशन कार्ड है ये भी उस बचत में और वृद्धि करेगा, क्योंकि उसके बाद वो कोविड का समय आ गया तो बहुत मूल्यांकन नहीं हुआ है, लेकिन जब भी ये मूल्यांकन होगा मुझे लगता है कि हम लाखों करोड़ रुपए जो गरीबों की जेब में जाने के लिए निकलते थे और जिसके लिए कहा जाता था कि वो बीच में कहीं गुम हो जाते हैं, वो गुम होने की घटनाएं कम हो रही हैं। ये जो चिंता की एक बात थी कि राशन सब लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाता है, इस योजना ने गरीबों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध करने के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी, एक सुरक्षा दी है। तो दर्शकों आप देखिए, शशांक जी ने बताया वन नेशन वन कार्ड किस रूप में लाभान्वित है। हम चाहेंगे कि अपने स्टूडियो से कि उसकी विशेषताओं को दिखाएं दर्शकों। आप भी देखिए उस विशेषता को कि वन नेशन वन कार्ड से आप किस प्रकार लाभान्वित हो सकते हैं। वन नेशन वन कार्ड की योजना केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी है, क्योंकि पहले जो है हम जहाँ रहते थे वही उसी दुकान में राशन मिलता था। अब हम जो है किसी भी जिले में या दूसरे प्रदेशों में कमाने जाएंगे, वहाँ के दुकान में भी राशन लेने की सुविधा मिल रही है। ये स्कीम बहुत ही सरकार की सराहनीय और अच्छी योजना है। पहले अगर कोई काम पर जाता था, बाहर जाना पड़ता था, दूसरे जिले जाना पड़ता था या दूसरे राज्य हम लोग काम करने जाते थे, तो वहाँ पर हम लोग राशन से फिर वंचित हो जाते थे, क्योंकि जब तक आप जहाँ जो दुकान है वहाँ नहीं जाएंगे तब तक नहीं मिलता था। अब हम तो कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी प्रदेश में वहाँ जाएंगे तो वहाँ राशन हमको मिल जाएगा। ये अच्छी सुविधा है। पहले जो पुराना कार्ड था उसमें हम लोग को फायदा क्या, कोई भी जाते थे राशन नहीं मिलता था, ये दिक्कत होता था, राशन नहीं मिलने के कारण बहुत दिक्कत होता था। अभी जो नया कार्ड बना है
उसमें हम लोग कहीं भी जाते हैं हम लोग को राशन मिल जाता है। मजदूर खुश भी है, इसमें सब लेबर भी खुश है। सर दिक्कत पहले ये होता था कि जैसे हम लोग बाहर कमाने गए तो राशन कार्ड से मतलब जो वितरण होता था वो खाद्य बंद हो जाता था। अब ये फायदा मेरे को अच्छा लगा सरकार कर दिया है कि जिससे कि हम लोग बाहर कहीं भी कमाने जाएंगे तो अपना ये कार्ड भी साथ में वहाँ से मतलब खाद्य ले सकते हैं। ये हमारे लिए फायदे हैं। जो पहले प्राइवेट दुकान से लेते थे खाद्य, अब अपने को प्रशासन द्वारा जो है कार्ड से ही मिल जाएगा। दर्शकों, आपने अभी वन नेशन वन कार्ड पर देखा, हम बात कर रहे हैं आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा की। वो तो चलता ही रहेगा, लेकिन हमने देखा है कि लोगों को देश में आवास की बड़ी समस्या थी। लोगों के जो आवासहीन थे, झुग्गी झोपड़ियों की बहुतायत थी, उसको लेकर के एक खाका खींचा गया और एक फ्लैगशिप योजनाओं में पीएम आवास योजना भी लाई गई। लेकिन पीएम आवास योजना पर आने के पहले शशांक जी, हम थोड़ा सा बाह्य सुरक्षा पर बात करना चाह रहे थे। आंतरिक सुरक्षा पर अभी हमारा फोकस था ही, लेकिन अगर हम चीन के डोकलाम में देखें, नेपाल के लिपुलेख और काला पानी को देखें, इधर म्यांमार की समस्याओं को देखें, इधर श्रीलंका को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, पाकिस्तान को देख लें, जो हमारे जहाँ भी ये बाह्य सुरक्षा की बातें थी वहाँ पर सरकार कितनी खरी उतरी है। उसके बाद हम पीएम आवास योजना पर बात करेंगे। तो इन दोनों को थोड़ा संक्षेप में हमें समझाएं। जी शिवनाथ जी, चूँकि हम आंतरिक और बाह्य सुरक्षा कनेक्टेड है, आतंकवाद भी बाह्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ विषय है जी। तो जो रवि भाई कह रहे थे उसमें मैं एक दो बिंदु जोड़ना चाहता हूँ कि 2014 में जब ये सरकार आई उसके बाद उन्होंने देखा कि आंतरिक समस्या, आपको याद होगा 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि नक्सलवाद, माओवाद जो है वो भारत का सबसे बड़ी आंतरिक समस्या है। उसका समाधान करने के लिए क्या करना चाहिए, तो 2014 में एक समाधान योजना बनी। ये 14 सूत्री कार्यक्रम है जिसके आधार पर माओवाद और नक्सलवाद से निपटने के लिए, नागा क्षेत्रों में जो उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ से निपटने के लिए इस पर काम चल रहा है। दूसरा, समानांतर जब तक हम इन क्षेत्रों के रहवासियों के विकास और उनका विश्वास नहीं जीतेंगे तब तक ये आंतरिक समस्याएं दूर नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारे भटके हुए भाई हैं। इसीलिए 2015-16 से आकांक्षी जिला योजना शुरू की गई है। जो पिछड़े जिले हैं, जो किन्हीं कारण पिछले 70 वर्षों में पिछड़ गए, उनको कैसे विकास की मुख्य धारा में लाकर वहाँ की जनता को भी वो सारी सुविधाएं, वो विकास के सारे जो आयाम है वो उनको हम दें, जिससे वो सरकार के प्रति उनका विश्वास जागे। तो ये आंतरिक समस्या को दूर करने के लिए ये भी दो जो समानांतर प्रयास है इस सरकार ने। पीएम आवास योजना पर थोड़ा सा। पीएम आवास योजना, जैसे हम जानते ही हैं कि भारत 70 साल के बाद भी हम बुनियादी आवश्यकताएं क्या मानते हैं। अगर हमारे लिए हवा और पानी अगर आवश्यकता है, वैसे रोटी कपड़ा और मकान हमारी आवश्यकता है। तो स्वतंत्रता के बाद हमने जितना ध्यान रोटी की उपलब्धता पर की, चाहे वो खाद्य सुरक्षा के माध्यम से हो, पीडीएस के माध्यम से भी, आप वन राशन वन नेशन की बात, वन कार्ड वन नेशन की बात कर रहे थे, लेकिन उतना ध्यान हमने कभी आवास के लिए नहीं दिया। तो होता ये था कि जो गांव से लोग मजदूरी करने शहर आते थे वो झुग्गी बस्ती बनाकर बहुत ही बदहाली की स्थिति में रहते थे। वो एक पूरी पीढ़ी खराब हो जाती थी, उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता था, उनको एक हाइजीनिक माहौल नहीं मिलता था, वहाँ से एक आपराधिक पृष्ठभूमि शुरू होती थी। इसको दृष्टि में रखते हुए एक प्रधानमंत्री आवास योजना की जो एक शुरुआत की गई है, वो चाहे गांव में हो और शहर में हो, दोनों जगह संचालित है। पीएम आवास योजना पर थोड़ा देखते हैं अपन। हाँ जी, बहुत अच्छा हमारे पास उसकी वीडियो क्लिपिंग है, क्योंकि पीएम आवास योजना दर्शकों, शशांक जी ने, रवि भोई जी ने बहुत अच्छी बातें बताई। विशेष करके हम प्रधानमंत्री आवास योजना को एक अच्छे फलक के रूप में देखना चाहते हैं। हम चाहेंगे कि पीएम आवास योजना पर हमारे पास वीडियो क्लिप उपलब्ध है, कृपया दिखाएं उसे दर्शकों को हमारे। हर किसी को एक ख्वाहिश होता है कि मतलब एक सपना होता है कि मेरा भी पक्का मकान हो। पहले क्या था, इंदिरा आवास आ जाते थे 2-4, उसके बाद मतलब
किसी का नहीं आता था तो वो मायूस हो जाता था। अब क्या है, सभी को प्रधानमंत्री आवास योजना दे दिए हैं, तो लगभग उनका एक मतलब एक यह था सपना था जो कि कोरोना काल में नहीं हो पाया, कि आगे भी ये मोदी जी मतलब ये सभी को मतलब आवास दिलाएंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ पुनः, मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी का ये आवास योजना बहुत अच्छा है और आगे चल के बहुत अच्छा मतलब इसका सभी लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। और सभी लोग, मेरे ख्याल से मैं भी, मेरे पिताजी भी का आवास आया है और आगे भी आना चाहिए। जितने लोगों को नहीं बना है वो सब बनना चाहिए। मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना चालू किए हैं। पहले था कि इंदिरा आवास आते थे तो गांव में 1-2-5 वर्ष में 1-2 आता था। उसके बाद अभी जो मोदी जी चालू किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें बहुत सभी लोगों को मतलब पक्का मकान मिल रहा है। कच्चे मकान की जगह भी हर गांव में लगभग 200-300 जैसा गांव वैसा बन रहा है। हमार मन के छप्पर के मकान रहीस तो हमार सपना रहीस मोदी सरकार ला हमार पर दया करी से और हमारे मस्त हवन लेंटर में बनाई से हमारे मोदी सरकार वाले धन्यवाद देते। पहले हमार मन के कच्चा मकान रही से खपरा वाला, और बहुत बहुत धन्यवाद देते हम मोदी सरकार ला हमन ला पक्का के मकान बना के दिसावे और हमार भाई बहनी सब ला इसने देवाए, बोला बहुत बहुत बधाई है। दर्शकों, आपने देखा पीएम आवास योजना पर किस प्रकार के काम चल रहे हैं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जी अभी बातचीत कर रहे थे स्वास्थ्य को लेकर के, जिस प्रकार से शशांक जी भी बताए कि आयुष्मान भारत को लेकर किस प्रकार का खाका खींचा गया। तो इसी के अंतर्गत हम बात करें रवि जी, तो आप देखिए मातृत्व योजना को लेकर के हमारे पास एक सरकार का बहुत बड़ा खाका है, और मातृत्व योजना को लेकर के इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार और कैसे आप इसे देखते हैं, किस प्रकार का इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, कैसे लोगों के बीच गया है, आम लोग इसे किस रूप में देखते हैं, इस पर ज़रा प्रकाश डालें। देखिए शिवनाथ जी, जो मातृत्व योजना है, जननी और जो सुरक्षा योजना है जी, उसमें बेटी बचाओ बेटी बचाओ। हाँ। देखिए आप ये देखेंगे कि पहले लोगों में बेटियों के प्रति एक धारणा अलग तरह की थी, लेकिन इस सरकार के आने के बाद जो अभियान चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो आज देखेंगे आप बेटियों के प्रति लोगों की भावना बदलती जा रही, और आप देखेंगे कि बेटी हर क्षेत्र में आगे जा रही है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाने से, वो लोगों के धारणा भी बदली है, आम लोगों में बदली है। अब ये नहीं रहा कि हम जो एक घरों में रहता है कि नहीं बेटा होना चाहिए, बेटा बनाने पे ही उत्सव मनाया जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से पढ़ाने लगे और ऊंचाई पे पहुंचने लगे हैं। और जब बेटियां होती हैं, चाहे हरियाणा जैसे राज्य में जहां बेटियों पे मनाने पे खुशियां मनाने लगी हैं, अच्छा। तो ये एक बड़ा बदलाव है जो प्रधानमंत्री जी ने संदेश दिया, उसका इम्पैक्ट पड़ा। और प्रधानमंत्री जी ने ये कहा मातृत्व योजना, जो जननी योजना, जो अच्छी डिलीवरी नहीं हो पाती थी या जो दाइयां करती थी, तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए अस्पतालों तक लोग पहुंचे, महिलाएं पहुंचे, उनका इलाज हो और स्वस्थ मातृत्व हो, जो माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ हो, इसके लिए मातृत्व योजना, जिसमें 6,000 रुपए उनको सहायता भी दी जाती है, जिससे अच्छी डिलीवरी। आज आप देखेंगे पहले एक बड़ी समस्या होती थी कि डिलीवरी के समय या तो बच्चे की मौत हो जाती थी या माँ की मौत हो जाती थी। तो ये इस सरकार के प्रयास से ये हुआ है कि अब सुरक्षित जो मातृत्व हुआ है, इसमें जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ हो रहे हैं, उनका इलाज हो रहा है, टीकाकरण भी हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, देश में एक अच्छा वातावरण बना है। और लोगों, जो महिलाएं अस्पताल जाने में झिझकती थी या दाइयों के भरोसे रहती थी, वो आज अस्पताल पहुंच के अस्पताल में ही डिलीवरी कराना पसंद कर रही है। ये एक बड़ी उपलब्धि। मैंने पीएम मातृत्व सुरक्षा योजना महिलाओं को स्वास्थ्य के दृष्टि से भी सशक्त बहुत हाइजेनिक कर दिया है। और वो एक जो रहता था ना कि भाई नहीं हम अस्पताल नहीं जाएंगे या कहीं होगा, आज जो मातृत्व होता है उसमें ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो एक नेचुरल प्रोसेस है, और वो लोगों ने उसको सहज भाव से लेना शुरू किया। तो हम उस पर, हमारे पास उस पर बहुत अच्छा, जैसा रवि भोई जी ने बताया,
पीएम मातृत्व योजना को, उसको लेकर हमारे पास बहुत अच्छा दर्शकों का क्या कहना है, लोगों का क्या कहना है इस योजना को लेकर के। कुछ वीडियो क्लिप हमारे पास कैन हैव वीडियो प्लीज़ दिखाएं ज़रा। मैडम लोग हमें दवाई से लेकर खाने के बारे में, 2 घंटे आराम करने के बारे में, सब चीज़ के बारे में अच्छे से बता रहे हैं, सलाह भी दे रहे हैं हम लोग को कि 2 घंटा आराम करो, खाने अच्छे से खाओ, अपना ध्यान रखो और पानी वानी अच्छे से पियो और चेकअप कराने का वो टाइम में कराना है। यहाँ पे गर्भवती महिलाओं का पंजीयन, टीकाकरण, ब्लड इन्वेस्टिगेशन और काउंसलिंग किया जा रहा है। आज यहाँ पे गर्भवती माताओं को बताया जा रहा है कि क्या खाना पीना है, कैसे रहना है, भारी चीज़ नहीं उठाना है, हर महीने अपना जांच कराना है, सब बताया जा रहा है। और परिवार नियोजन के बारे में भी बताया गया है, जिसमें मालाएं, प्रॉपर्टी, छाया और पीपीएस। अभी हमारे यहाँ डिलीवरी के तुरंत बाद नसबंदी शुरू हो गया है। जो महिलाएं अपना डिलीवरी के तुरंत बाद नसबंदी कराना चाहती है वो करवा सकती है। डिलीवरी के 7 दिन के अंदर नसबंदी हो जाएगा। यहाँ मैडम दवाई से लेकर डिलीवरी और जो डिलीवरी के बाद जो कॉपरेटिव ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे मैडम, खाने के बारे में, 2 घंटा आराम और अन्य चीज़ के बारे में बताया। लगभग पर डे 10 से 15 सीजेरियन सेक्शन हाई रिस्क प्रेगनेंसी वालों का और 25 से 30 नॉर्मल डिलीवरी। महीने में लगभग 600-650 के एवरेज में यहाँ पे प्रसव होते हैं, सीजेरियन और नॉर्मल दोनों मिला के, और लगभग 6,500-7 हज़ार साल में होते हैं प्रसव। तो दर्शकों, आपने देखा पीएम मातृत्व योजना की विशेषताएं, लोगों की क्या उसमें सोच है। हम इसी को आगे बढ़ाते हुए शशांक शर्मा जी के पास लौटते हैं। शशांक जी, अगर इसके फलक में हम देखें तो एक पीएम फ्लैगशिप की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना रही स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छ भारत अभियान ने देश में क्रांति ला दिया, विशेष करके गांधी जी के पदचिन्हों पर चलते हुए। उसको आप किस रूप में देखते हैं इस दृष्टिकोण से कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है? आप देखिए किस तरह पेरिस समझौते को प्रधानमंत्री जी ने कोपेनहेगन के फलक में उसको थोड़ा शार्ट में लेते हुए आप बताएं कि ये स्वच्छ भारत मिशन की क्या स्थिति है। देखिए, ऐसा है कि आधुनिक औद्योगिकीकरण से जो प्रदूषण निकल रहा है, जो वनों की कटाई हो रही है, तमाम कारणों से पर्यावरण जलवायु पर जो संकट आया है, इसकी पहली सोच महात्मा गांधी की 1920 में थी। उसको लेते हुए हमारे देश ने हमेशा से पर्यावरण को लेकर वैदिक काल से दिशा दिखाई है। जो 1972 का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें भी पूर्व प्रधानमंत्री ने हमारे एक वैदिक मंत्र के आधार पर इस बात को रखा था। तो गांधी जी की वो जो मूल भारतीय सोच थी, उसके आधार पर जब तक हम अपने परिवेश में स्वच्छ नहीं रखेंगे, तब तक हम जो है बीमारियों से दूर नहीं रहेंगे। तो बीमारियों का सीधा संबंध कीटाणुओं और विषाणुओं से, स्वच्छता से जुड़ा हुआ है। तो इस सरकार ने आते ही जो 2 अक्टूबर 2014 है, वहां से एक स्वच्छता अभियान की शुरुआत की और इसको मिशन के रूप में किया। और ये केवल सरकार का काम नहीं था, इसको उन्होंने समाज से जोड़ा। प्रत्येक व्यक्ति का, बच्चों तक में हमने स्वच्छता अभियान को इस तरह से उसमें बीज बो दिए हैं कि आज की पीढ़ी जो है वो स्वच्छता को लेकर बहुत सजग है। अगर हमारा प्रदेश, शहर और हमारा मोहल्ला स्वच्छ रहेगा, हमारे देश के अंदर भी जब साफ सफाई होगी, तो एक तो बीमारी कम होगी, डॉक्टर के पास कम जाना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात है कि जब सुंदर देश बनेगा तो जो विदेशी पर्यटक आते हैं वो पर्यटक हमारे देश की अच्छी छवि लेकर जाएंगे। तो इन सभी कारणों से, उसके आर्थिक, सामाजिक, उसके चिकित्सकीय, तमाम कारणों से स्वच्छता अभियान जो है वो भारत में लागू की गई। लागू पहले से की गई थी, लेकिन जिस मोड पर इस सरकार ने लागू किया वो प्रशंसनीय है। आज वो एक अभियान, एक मिशन बन चुका है, वो एक आदत बन चुकी है। दर्शकों, हम स्वच्छ भारत अभियान पर बात कर रहे थे अभी, और शशांक जी ने बहुत ही अच्छा उसके बारे में हमें बताया। हम अब अपने स्टूडियो से चाहेंगे कि उस स्वच्छ भारत मिशन का जो वृत्त चित्र हमारे पास है उसे कृपया दर्शकों को दिखाएं।
फायदा हुआ है। बाहर जाने से उन लोगों को सुविधा मिला, शौचालय में ही सब उपयोग कर रहे हैं। फिर पानी भी नहाना धोना पूरा सब चीज शौचालय में हो रहा है। जब से प्रधानमंत्री जी आए उसी समय से गैस कनेक्शन, आवास, मकान, शौचालय ये सब सुविधा मिला है। पहले ऐसा सुविधा नहीं था। काड़ा कुचरा भी पूरा जगह जगह फैला हुआ था। काड़ा कुचरा भी साफ हो रहा है और अभी अच्छा है पहले से। हमला अभी अच्छा लगा थे, शौचालय बने हैं ते दिन ले बहुत अच्छा है। और का कहते बाहर भी जाना नहीं पड़ा थे। पहले लोटा वोटा धर के बाहर जान तो बहुत शर्म आए। 12 बजे रात के भी ऐसे चले जान लोटा वोटा धर के, फिर कोई डर के बहुत हे रही सी हमला। और बने हैं ते दिन ले हमन सुरक्षा हन, बीमारी भी नहीं है, हैजा भी फैलत रही से पहले, गंदगी बहुत फैलत रही से और अच्छा से अभी सुरक्षा हन। अब सब जागरूक हो गए, हर महिला जो अनपढ़ है जो पढ़े लिखे भी है सब जागरूक हो गए हैं। उनको बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बोलते गीला सूखा उनको पता है कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है। जो स्वच्छता अभियान चालू हुआ है, पहले बहुत गंदगी फैला हुआ रहता था, मच्छर वगैरह ये सब चीज एकदम बदबू वगैरह आता था। अभी अच्छा हुआ है। गीला सूखा कचरा जो मैं रोज देती हूँ यहीं पे रख देती हूँ। महिलाएं आते हैं अपना काम रोज करते हैं, लेके जाते हैं इन लोग। पहले हमन गरीब रहे हैं, एकदम कमात रहे हैं, लेकिन हमार मन के खाना पीना में ठिकाना नहीं रही से। अभी कचरा कलेक्शन वहाँ लगे हैं। जब ले नरेंद्र मोदी जी है काम खोलवाई से तब ले हमार सम्मान बढ़ा थे। गली गली में कचरा ले जात हन, गली के मन हमार सम्मान दे थे। हम जो नागरिक हैं हमारा भी ये कर्तव्य है कि हम इसको करते चलें और अपने पड़ोस मोहल्ला अपने आसपास को बिल्कुल स्वच्छ रखें। दर्शकों, आपने स्वच्छ भारत अभियान की विशेषताएं देखी, किस प्रकार से स्वच्छता की ओर हम अग्रसर हैं और किस तरह से हमारे लोग स्वयं भी स्वच्छता से प्रेरित होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम अभी हमारे पास खबर आई है कि राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्था रायपुर से केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद पटेल जी गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। हम मंत्री जी सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर प्रहलाद पटेल जी, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान रायपुर से आप गरीब कल्याण योजना कार्यक्रम में शामिल हैं और स्टेज पर पिछले 8 वर्षों के कार्यकाल को लेकर के कार्यक्रम हो रहे हैं। गरीब कल्याण योजना को लेकर के कार्यक्रम चल रहे हैं। इस बीच हम रवि भोई जी आपके पास तब तक लौटते हैं कि एक भारत समृद्ध भारत, इसका जो स्वप्न देखा गया था, क्या वह साकार हो रहा है? क्या इस सरकार ने पिछले 8 वर्षों में एक भारत समृद्ध भारत की ओर कोई कदम बढ़ाया है? निश्चित तौर से देखिए, एक भारत समृद्ध भारत जो जब मजबूत नींव रख रहे हैं, चाहे वो हम 1 नेशन 1 टैक्स की बात करें, 1 नेशन 1 कार्ड की बात करें, या फिर बात करें कि पूरे जो योजनाओं की बात करें। और अभी तो आप देखिए सामने मंत्री, कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी सामने हैं। गरीब कल्याण योजना को लेकर हमारे सामने वो आपका कार्यक्रम लाइव चल रहा है। उस पर आप अगर एक पत्रकार के नज़रिए से आप हम लोग बातचीत करें तो ये पिछले 8 वर्ष का जो सुशासन है, गरीब कल्याण योजना है, उसको आप किस रूप में देखते हैं रवि जी? देखिए, 8 सालों में जो सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण का काम किया, सबसे पहले हम बात करें गरीब कल्याण की, जिसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये दिया, या जो राशन नहीं दिया था लोगों को, या प्रधानमंत्री आवास के जरिए लोगों को आवास उपलब्ध करवाया, या स्वच्छता मिशन के शौचालय के जरिए जो गांव-गांव में लोगों को के घरों में शौचालय बनाने के लिए दिया। तो एक देश के लोगों में नवजीवन का संचार हुआ, जिसको लोग मानते थे कि हम संस्थान की तरफ से सुनील सोनी जी साहब, सांसद जी, मैं लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री सुनील सोनी जी से आमंत्रित करूंगा
कि वे इस अवसर पर 2 शब्द कहें। मोर साथ में दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाओ। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महितारी की। आज हमारे बीच में बहुत ही आदरणीय जौन छत्तीसगढ़ में जब युवा मोर्चा में रीस है तब से छत्तीसगढ़ के कोना कोना में घूमे, ऐसे भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री आदरणीय प्रहलाद पटेल जी के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी के जोरदार ताली बजा के स्वागत करो। हमारे बीच में रायपुर के बहुत ही वरिष्ठ विधायक, छत्तीसगढ़ सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी के ताली बजा के स्वागत करो। हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक आदरणीय देवजी भाई पटेल जी, हमारे जिला के अध्यक्ष बॉबी कश्यप जी, हमारे प्रहलाद रजक जी, अशोक पांडे जी, गौरी शंकर श्रीवास जी, नरेंद्र ठाकुर जी, हमारे गुलाब टिकरिया जी, टंकराम वर्मा जी और सामने बैठे वरिष्ठ जन हमारे रॉबिन मंडल अध्यक्ष महेश नायक, अरविंद ठाकुर, वेदराम मनारे, श्याम नारंग, सबो जन, सबो भाई बहनी मन, हमारे समृद्ध किसान मन। आज प्रधानमंत्री जी 11वां किस्त में किसान मन के खाता में किसान सम्मान निधि आज डाला थे। केंद्र सरकार। दर्शकों, हम अभी आप लाइव कार्यक्रम देख रहे थे, अब हम लौटते हैं, फिर अपने चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम बात कर रहे थे महिला सशक्तिकरण की, स्वच्छ भारत मिशन की, उस पर हम बात को आगे बढ़ाते हैं। शशांक शर्मा जी से ही बात शुरू करते हैं। शशांक जी, आपने अभी स्वच्छ भारत मिशन की बातचीत कही, महिला सशक्तिकरण की बात रवि भोई जी ने कही थी। हम वो अगर उस के आलोक में देखें तो उज्ज्वला योजना एक पीएम फ्लैगशिप की जो बहुत अच्छी एक योजना रही, उज्ज्वला योजना किस रूप में महिलाओं को सशक्त बनाता है? देखिए शिवनाथ जी, ऐसा है कि जब हम प्रदूषण की बात करते हैं, पर्यावरण की बात करते हैं, तो ये वैश्विक से लेकर घर के अंदर रसोई तक में आपको इसका प्रभाव दिखाई देता है। अच्छा। जब हम धुएं को लेकर और स्वच्छता को लेकर जब बात करते हैं तो हमारी जो माँ है वह जब चूल्हा फूंकती है और उससे जो 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 गीली लकड़ी है या जो कंडा उपयोग करती है, उसके धुएं से जो उसको समस्या होती है, उसको श्वास की तकलीफ होती है, उसकी आंखों की जो रोशनी में प्रभाव पड़ता है। तो हम जब हमारे यहाँ तकनीक उपलब्ध है, एलपीजी का सिलेंडर उपलब्ध है, वो किन्हीं कारणों से। दर्शकों, आपने बहुत सारी बातें सुनी, युवा भारत के सपने देखे और किस प्रकार से युवा भारत आगे बढ़ रहा है। हम यही कार्यक्रम को समाप्त करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं रवि भोई जी को, शशांक शर्मा जी को, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। वो तबका जिसको